हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 19 से 22 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स, एमसीक्यू है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। बहुत तरह के क्वेश्चन हैं कई दिनों के, जैसे एक स्कूल एक IAS योजना किस राज्य में शुरू हुई है? G7 समिट होने वाली है, तो किस देश ने भारत को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे वहाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस मंदिर के ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है? और ख़ास बात है कि मोरारजी देसाई के बाद वो ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। किस मंदिर के? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 वो जारी हुआ है, तो उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? WHO की जो कार्यकारी बोर्ड की मीटिंग हुई है उसकी अध्यक्षता किसने की? कौन सा खिलाड़ी है जो मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाला पहला भारतीय बन गया है, मात्र 44 डेज में? खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल कहाँ पर चल रहा है? अमेरिका के बाद किस देश ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की? तो कई सारे क्वेश्चन हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट पहला क्वेश्चन, एक स्कूल एक IAS योजना किस राज्य के राज्यपाल ने शुरू की है? आंसर होगा केरला में। ओके, ये योजना अभी हाल ही में शुरू की गई, जनवरी में ही। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, तो उन्होंने ही राज्य के 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनको फ्री में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और अदर जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसकी कोचिंग देने के लिए योजना शुरू की है, एक स्कूल एक IAS कार्यक्रम। हालांकि इसको गवर्नमेंट के लेवल पर नहीं बल्कि एक फाउंडेशन है, विधिक एरोडाइट फाउंडेशन, तो उसके मदद से इसको लागू किया जाएगा। ओके, और लाभार्थियों का चयन होगा। तो केरल की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कौन है? P विजयन। ओके, और राजधानी तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जून 2021 में आयोजित G7 समिट में आमंत्रित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। ओके, G7 यानी दुनिया के सबसे पावरफुल इकोनॉमिक पावर्स का गठबंधन है, संगठन है। ओके, और 2021 में कहाँ पर और कब होने वाला है ये समिट? तो ब्रिटेन के यानी यूनाइटेड किंगडम के कॉर्नवॉल में होने वाला है। जगह का नाम भी आप ध्यान रखना। कब से कब तक? तो 11 से 13 जून 2021। 11 से 13 जून 2021। ओके, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, तो उन्होंने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें इनवाइट किया है। और आपको बता दूं कि भारत जो है G7 का मेंबर कंट्री है नहीं, इसके बावजूद समिट में गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया। ओके, इससे पहले जो फ्रांस में हुआ था उसमें भी इंडिया को इनवाइट किया गया था गेस्ट कंट्री के रूप में। ओके, अच्छा, गेस्ट कंट्री के रूप में इस बार 2021 में कुछ और कंट्री को भी इन्वाइट किया गया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। ओके, इंडिया के साथ साथ, ये भी ध्यान रखने की बात है। ओके, और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वो समिट से पहले भारत का दौरा करेंगे और औपचारिक रूप से वो इनविटेशन भी देंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर G7 ग्रुप क्या है। ओके, G7 की बात हो रही है, थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में, ताकि जनरल अवेयरनेस भी आपका पूरा हो जाए। G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 इंडस्ट्रियलाइज नेशंस। ओके, गठन कब हुआ था इसका, कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ? तो 1975 में। उस वक्त ये G6 कहलाता था, और इसमें फ्रांस, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA थे, अमेरिका। ओके, बाद में इसमें कनाडा एंट्री की और तब ये बन गया G7। ओके, इसके बाद क्या हुआ कि 1997 में रूस ने भी इसमें ज्वाइन किया, तब ये G8 बन गया। ओके, हालांकि 2014 में जब रूस ने यूक्रेन का एक जो इलाका है क्रीमिया उस पर कब्जा कर लिया था, तब 2014 में इसको निकाल दिया गया था और फिर से ये G7 बन गया। ओके, G7 ये खुद को IMF यानी इंडियन मॉनिटरिंग फंड जो होता है, तो उसके एडवांस इकोनॉमीज का ग्रुप कहलाता है। मतलब कि सबसे दुनिया के सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश। इसके मेंबर कंट्री कौन कौन है, एक बार फिर से बता दूं, अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इटली, जर्मनी और जापान। ठीक है, और जो मेंबर कंट्री होते हैं वो हर साल अलग अलग कंट्री वो होस्ट करते हैं G7 की समिट को, एनुअल समिट को। ठीक है, और पिछले साल ही 2020 में
अमेरिका में होने वाला था G7 समिट, हालांकि वो नहीं हो पाया। तो उस समय जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, अब तो नहीं है प्रेसिडेंट वो, डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि इंडिया को जो है G7 में शामिल किया गया जाए, इंडिया, रूस, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को। ओके, और उस वक्त ट्रंप ने G7 समिट को स्थगित किया था और कहा था कि G7 आज के समय में आउटडेटेड है, तो इसमें इंडिया को भी शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि बाकी जो अन्य जो मेंबर कंट्री थे उन लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन फिर से इंडिया को इस बार गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया गया। तो इम्पॉर्टेंट बात है ये। ओके, और इस बार कई सारे मुद्दों पर चर्चा होंगी, जैसे कोरोना वायरस, जलवायु परिवर्तन, व्यापार और यानी ग्लोबल जो ट्रेड है उस पर, इन सब इशू पर चर्चा हो सकती है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात थी, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में आपको बताया मैंने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 2020 का करंट फोर्स अवेलेबल है बुक अमेजन पे पिछले 1 महीने से बेस्ट सेलर बनी हुई है, जनवरी से दिसंबर 2020 तक का। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, 432 पेज की किताब है, आप देखना जरूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे तो बेस्ट सेलर आपको दिखाई देगा अमेजन पे। ओके, बेस्ट सेलर का मतलब हुआ कि तमाम जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की बुक हैं अमेजन पे बिक रही है, उसमें सबसे बेहतरीन जो पसंद किया जा रहा है वो ये बुक है। ओके, काफ़ी मोटी है, 432 पेज की, आप देखना। इसका PDF भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस मंदिर के ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है? आंसर होगा इसका सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका नया अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया। और ख़ास बात है कि पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बाद वो ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिनको इस मंदिर का जो ट्रस्ट है उसका अध्यक्ष चुना गया है। ओके, और 8वें अध्यक्ष बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, और इसके कई सारे मेंबर भी हैं, जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के नेता हैं, और भी कई लोग मेंबर हैं। ओके, और आपको बता दूं कि इससे पहले केशु भाई पटेल इस ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष बन गए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर होगा 85। ओके, 85th रैंक है। इस इंडेक्स को किसने जारी किया? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA, अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ, वो जारी करता है, उसने जारी किया है। और रैंकिंग बताती है कि किस देश का पासपोर्ट जो है वो कितना शक्तिशाली है, मतलब कि किस देश के नागरिक बिना वीज़ा के, यानी सिर्फ पासपोर्ट के आधार पर ही, केवल पासपोर्ट है आपके पास तो उसी के आधार पर दूसरे देश में एंट्री कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, उसके लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस इंडेक्स के अनुसार जो भारतीय पासपोर्ट धारक हैं, मतलब जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है, तो वो 58 यानी 58 देशों में बिना वीज़ा के जा सकता है, वहाँ विजिट कर सकता है। ओके, अच्छा, 2021 में भारत की रैंकिंग जो है अभी 85 है। ओके, और ये रैंकिंग तजाकिस्तान की भी है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले क्या स्थिति थी? तो भारत की 2020 में भारत की रैंकिंग 84 थी, 2019 में 82 थी, और इस बार 85 रैंकिंग मिली है। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो अब देख लेते हैं कि टॉप 5 रैंकिंग वाले देश कौन कौन से हैं। तो 1 नंबर पे फर्स्ट पे है रैंकिंग में जापान, उसके जो नागरिक हैं वहाँ के पासपोर्ट का इस्तेमाल करके 191 कंट्री में विजिट कर सकते हैं, जा सकते हैं। दूसरे नंबर सिंगापुर है, वहाँ के नागरिक जो हैं वो पासपोर्ट का यूज़ करके 190 देशों का विजिट कर सकते हैं बिना वीज़ा के ही। तीसरे पर जर्मनी है, उसके 189 कंट्री में जा सकते हैं वहाँ के नागरिक। तीसरा नंबर ही साउथ कोरिया का भी है, उसके भी उतने ही देशों में नागरिक जाके विजिट कर सकते हैं केवल पासपोर्ट के आधार पर। चौथे स्थान पर कई सारे देश हैं, जैसे फिनलैंड है, इटली है, लग्जमबर्ग है, स्पेन है। ओके, वहाँ के नागरिक अपना पासपोर्ट लेकर 188 देशों में विजिट कर सकते हैं बिना वीज़ा लिए हुए। 5वें पर ऑस्ट्रिया है, यूरोपीय देश है, ऑस्ट्रेलिया मत समझ लेना आप, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया। और 5वें पे ही है डेनमार्क। ओके, तो ये लिस्ट आपने देखा।
अब देख लेते हैं कि पड़ोसी जो देश हैं, नेबर कंट्री हैं इंडिया के, तो उनकी क्या स्थिति है। तो नेपाल की 104वीं रैंक है, पाकिस्तान की 107वीं, बहुत ख़राब स्थिति है, बांग्लादेश की 101 रैंक है, श्रीलंका की 100 रैंक है, म्यांमार की 96 रैंक है, चीन की 70 रैंक है। और सबसे ख़राब रैंकिंग किन देशों की, तो अफ़गानिस्तान का 110 रैंकिंग है, सबसे आखिरी। ओके, और मात्र 26 देशों में बिना वीज़ा के एंट्री हो सकती है, सिर्फ पासपोर्ट लिए। उसके बाद नीचे से स्थान आता है, यानी 109वां स्थान है इराक का, उसके बाद है सीरिया, उसके बाद है पाकिस्तान जिसका रैंक है 107। ओके, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो PDF बनाया हुआ है उसमें भी उसका लिंक दे दिया है कि आप अपने पासपोर्ट से कहाँ कहाँ किन किन देशों का विजिट कर सकते हैं बिना वीज़ा लिए हुए। ओके, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह यानी नेशनल रोड सेफ्टी मंथ कब से कब तक आयोजित किया गया? आंसर होगा 18 जनवरी से 17 फरवरी तक। ओके, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, यानी सेंट्रल रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, तो उन्होंने ही राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। ओके, सड़क यानी रोड सेफ्टी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, और जो रोड पे दुर्घटनाएं होती हैं उसके बारे में बताने के लिए, आगाह करने के लिए ये आयोजित किया गया है माह। ओके, महीना। तो इसकी थीम क्या है? थीम भी कई बार पूछ ली जाती है। तो सड़क सुरक्षा माह, इसकी थीम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ओके, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। अगला क्वेश्चन, किन 3 शीर्ष कॉरपोरेट हस्तियों को अमेरिका भारत व्यापार परिषद यानी USIBC के वैश्विक निदेशक मंडल में वाइस चेयरमैन बनाया गया है? किनको? आंसर होगा मिलिंद पंत, किरण मजूमदार शॉ और एडवर्ड नाइट को। ओके, मिलिंद पंत कौन है? मिलिंद पंत एमवे के CEO हैं, एमवे कंपनी के। किरण मजूमदार शॉ कौन है? तो बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। और एडवर्ड नाइट कौन है? तो नेस्डैक के चेयरपर्सन है। ओके, USIBC फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदी में तो देखा, इंग्लिश में फुल फॉर्म है US इंडिया बिजनेस काउंसिल। ओके, ये एक संगठन है जो अमेरिका और भारत के जो वाणिज्यिक संबंध हैं उसको और मजबूत करने में ये दिशा प्रदान करता है। तो नए जो प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका में, जो बाइडन, तो उनके नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन क्या करने वाला है, तो उसमें एक तरह से USIBC जो है उसको देखते हुए अपने नेतृत्व को में नई टीम को लेकर आया, नया नेतृत्व लेकर आया। ओके, वाइस चेयरपर्सन बनाया। तो USIBC के चेयरपर्सन कौन है? वाइस चेयरपर्सन तो आपने देख ही लिया। ओके, ऑप्शन में आंसर में चेयरपर्सन है विजय आडवाणी। ओके, मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC USA में। अगला क्वेश्चन, संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया 17 जनवरी 2021 को। तो उन्हें कौन से सम्मान मिले थे? आंसर उपरोक्त सभी। तो सभी सम्मान मिले थे, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। ओके, 89 ईयर के थे, शास्त्रीय संगीत गायक थे, संगीतकार थे उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा। उनका निधन हो गया। जन्म हुआ था उनका 3 मार्च 1931 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में, और संगीत के क्षेत्र में काफ़ी नाम था। ओके, जूनियर तानसेन के नाम से भी बुलाया जाता था उनको। बॉलीवुड सिंगर जो हैं सोनू निगम, उनके गुरु थे वो। ओके, तो कौन कौन से अवार्ड कब कब मिले ये भी देख लेते हैं। तो 1991 में यानी 1991 में पद्मश्री मिला था, 2006 में पद्म भूषण मिला था, और 2018 में पद्म विभूषण मिला था। आप फोटोग्राफ भी देख रहे हैं, जो अभी प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने पद्म विभूषण दिया था 2018 में, ये फोटोग्राफ है। ओके, और संगीत के क्षेत्र में योगदान देने के लिए 2003 में उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो ये सब इम्पॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2021 को 8 ट्रेनों को किस विशेष जगह पर जाने के लिए हरी झंडी दिखाई? देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसा एक तरह से पहली बार हुआ है कि एक ही जगह पर जाने के लिए 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई।
वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा। आंसर होगा केवड़िया। कहाँ पर है? गुजरात में। सरदार पटेल की जो प्रतिमा है नर्मदा नदी के किनारे, तो वहाँ तक जाने के लिए, केवड़िया तक जाने के लिए ये ट्रेनें जो हैं वो चलाई गई हैं। ओके, पर्यटन नक्शे पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, तो अलग अलग जगहों से, जैसे वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन यानी दिल्ली, रीवा, चेन्नई, प्रतापनगर, इन सब से कनेक्ट करेगा केवड़िया। तो गुजरात की बात हो रही है। चीफ मिनिस्टर कौन है? मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और गवर्नर आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन, WHO के कार्यकारी बोर्ड की 148वीं सत्र की अध्यक्षता किस भारतीय ने की? किस भारतीय नेता ने? आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। ओके, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से WHO के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो मीटिंग थी, 148th सेशन था, तो उसकी अध्यक्षता की। उसमें ये कोरोना वायरस और जो WHO के कार्यकलाप हैं उन सब पर बातचीत की। ओके, WHO की बात हो रही है। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और महानिदेशक कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानोम। अगला क्वेश्चन लेते हैं। खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021, उसका उद्घाटन सत्र का जो शुभारंभ है 18 जनवरी को किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? आंसर होगा लद्दाख। ओके, 13 दिनों तक इसको चलना है। 18 जनवरी से शुरू हुआ है, 30 जनवरी 2021 तक ये चलेगा। जास्कर विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल लद्दाख में आयोजित किया गया है और वहाँ की जो प्रकृति है उन सब को खेल से जोड़ने के लिए ये किया गया है। ओके, इम्पॉर्टेंट बात है ये। खेल मंत्री कौन है अभी देश के? किरण रिजिजू। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्ण माथुर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, तो उसकी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है उसका? आंसर होगा 19 जनवरी। ओके, 19 जनवरी 2006 को NDRF अस्तित्व में आया था। ओके, और 2021 में 16वां स्थापना दिवस ये मनाया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगला क्वेश्चन, बुक है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, उसके लेखक का नाम बताएं। आंसर होगा रामचंद्र गुहा, इतिहासकार हैं। तो उन्होंने लेटेस्ट बुक लिखी है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। तो उसको टाटा लिटरेचर लाइव में वर्चुअली लॉन्च किया जाना है, अभी हाल ही में लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस भारतीय निशानेबाज ने राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम करके विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया है? ट्रायल्स में कौन है ये? आंसर होगा इसका सौरभ चौधरी। ओके, आप न्यूज़ भी देख रहे हैं द हिंदू की। सौरभ चौधरी ने न्यू दिल्ली में डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में 15 जनवरी को ये कमाल दिखाया है। सौरभ ने 60 शॉट के क्वालिफिकेशन दौर में 590 यानी 590 का स्कोर बनाया है। ओके, और ये रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने तोड़ दिया। उत्तर कोरिया के जो किम सोंग कुक, उनके नाम पर दर्ज था रिकॉर्ड, उसको भी तोड़ दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा खिलाड़ी मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला पहला भारतीय बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला भारतीय मात्र 44 दिन में तीनों फॉर्मेट, कौन कौन से? T20, वनडे और टेस्ट, तीनों में। आंसर होगा टी नटराजन। ओके, टी नटराजन। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ये खेला और तीनों में एक तरह से डेब्यू कर लिया मात्र 44 दिन के अंदर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं तमाम एग्जामिनेशंस में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उसके अध्यक्ष पद से जनवरी 2021 में किसने इस्तीफा दे दिया है? आंसर होगा दुष्यंत दवे। अक्सर न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, उनका नाम अलग अलग बड़े बड़े मामलों में वो सामने दिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन है
उसके अध्यक्ष थे। तो 14 जनवरी को उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसकी चर्चा भी हुई है मीडिया में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वेन रूनी ने 15 जनवरी 2021 को फुटबॉल को अलविदा कर दिया, मतलब संन्यास ले लिया। तो किस देश के खिलाड़ी हैं? आंसर होगा इंग्लैंड। ओके, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और वो रिटायर्ड हो गए हैं। ओके, 35 वर्ष के हैं वो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का महिला श्रेणी का एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? एकल की बात हो रही है, सिंगल्स की बात हो रही है। आंसर होगा कैरोलिना मारिन। ओके, ओलंपिक चैंपियन है और स्पेन की हैं कैरोलिना मारिन। तो उन्होंने 17 जनवरी को ये जीत हासिल की है। ओके, तो डबल्स में किसने जीता है? डबल्स में भी देख लेते हैं। वुमेन्स डबल्स में इंडोनेशिया की ग्रीशिया पोली और अप्रियानी रहायू, उसने ये जीता है। ठीक है, डबल्स की बात हो रही। अगला क्वेश्चन लेते हैं। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल वर्ग में किस खिलाड़ी ने जीत हासिल की? पुरुष एकल की बात हो रही है, मेंस सिंगल्स। आंसर होगा विक्टर एक्सेल सेन। ओके, डेनमार्क के हैं, तो उन्होंने ये जीत हासिल की है। ठीक है, और अगर बात करें कि युगल में यानी डबल्स में किसने जीत हासिल की, तो थाईलैंड के डोको पोल पुराव रणु करो और सैप सैरी तैरा तनाई चाई, तो उन्होंने जीत हासिल की है। ओके, डबल्स में। ठीक है, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, उसके अध्यक्ष कौन है? बात हो रही है, बता दें, पॉल एरिक। वो मुख्यालय कहाँ है? कुआलालंपुर, मलेशिया में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। योवेरी मुसेवेनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव में छठी बार यानी 6th टाइम जीत हासिल की है? आंसर होगा युगांडा। ओके, युगांडा में जीत हासिल की है। युगांडा जो है वो पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक लैंड लॉक्ड देश है। ठीक है, 5 साल का उनका कार्यकाल होगा। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। ओके, मुद्रा क्या है? युगांडाई शिलिंग। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिका के बाद अब किस देश ने ओपन स्काई संधि से यानी ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा कर दी है? आंसर होगा रूस, रसिया। ओके, अब रूस ने भी कह दिया है कि अब वो छोड़ रहा है और इसके लिए दोषी ठहरा है अमेरिका को ही कि अमेरिका अलग भाग गया है, इसलिए हम भी एक तरह से हट रहे हैं। ओके, और आपको बता दूं कि अमेरिका 22 नवंबर 2020 को औपचारिक रूप से इस संधि से अलग हो चुका है। उसके 6 महीने पहले उसने अनाउंसमेंट किया था। ओके, तो अभी रूस ने अनाउंसमेंट किया है। अब नियम ये है कि ट्रीटी से अलग होने से 6 महीने पहले सूचना देनी होती, तो अभी सूचना दी है और 6 महीने बाद औपचारिक रूप से वो हट सकता है रूस। ओपन स्काई ट्रीटी ये क्या है? इसमें यही होता है कि जो देश हैं इसमें जो शामिल है, भारत इसका मेंबर नहीं है, तो इसमें यही होता है कि मेंबर कंट्री जो हैं वो एक दूसरे के आसमान में जाकर एयरक्राफ्ट ले जाकर, हवाई जहाज ले जाकर वह निगरानी कर सकते हैं कि वहाँ पर हथियारों की क्या स्थिति है। क्योंकि कहीं हथियारों की जमाखोरी तो नहीं हो रही है या सैनिक एक साथ कहीं हमले की तैयारी वगैरह तो नहीं हो रही है। तो ट्रीटी है एक दूसरे देशों में प्लेन ले जाकर, एयरक्राफ्ट ले जाकर मिलिट्री एक्टिविटीज़ की जांच करने का होता है। ओके, और ये प्लेन जो होता है केवल निगरानी सेंसर लगे होते हैं इसमें, और ये इसमें कोई हथियार नहीं होते हैं। तो आपसी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने के लिए ये एक ट्रीटी थी, लेकिन पहले अमेरिका अलग हुआ, अब रूस भी अलग हो गया है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और भी क्वेश्चन है, उसको मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा। पिछले कई दिनों से वीडियो टाइम पे नहीं आ पा रहा था, कोशिश ये होगी कि डेली आपको अब वीडियो मिल जाए। ओके, पूरी कोशिश होगी आपको मिल जाए। और हाँ, फिर से बता दूं कि 2020 का जो करंट अफेयर्स का बुक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखना एक बार, वहाँ पर लिंक है, PDF भी है और बुक का अमेजन का लिंक भी है, बेस्ट सेलर है वहाँ पर, आप देख सकते हो। पिछले 1 महीने से बेस्ट सेलर है। ओके, ऐसा आमतौर पे नहीं होता है कि किसी बुक को बेस्ट सेलर के रूप में 1 महीने तक लगातार उसको बेस्ट सेलर का तमगा मिला रहे। ओके,
और हाँ, जो अभी आपने वीडियो देखा उसका पूरा कंटेंट PDF अवेलेबल हो गया मेरे बगल में। डाउनलोड का लिंक है, क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और भी PDF अवेलेबल है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं ये PDF। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।